हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवाईसी एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बेहतर होंगे। और आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार है। और आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। कल की जो क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने भारत के जितने भी प्लेन्स हैं, जितने भी मैदानी भाग हैं, उन सबको पढ़ा था। और आज की क्लास है आज आज की इस क्लास में हम लोग नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, क्लास शुरू करने के पहले जैसा कि कहा जाता है कि जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन मिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। और ज़िंदगी है तो संघर्ष है, और संघर्ष जितना ज़्यादा आपके जीवन में रहेगा उतना ही आप मजबूत बनेंगे। और संघर्ष होना भी चाहिए। संघर्ष नहीं है तो कहते हैं कि वो जीवन भेड़ और बकरियों के समान होता है। बस हमें उस संघर्ष में अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है, मजबूत बना के चलना है, और बिल्कुल हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो आज की क्लास को हम जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, आज की जो क्लास है उसमें हम भारत की नदी परियोजनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ से जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ बिल्कुल यहाँ से एक आधा प्रश्न आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हम बात कर लेते हैं। अब जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, इन परियोजनाओं के विषय में सबसे पहले देखो, इनसे कैनाल्स, नहर भी निकाले जाते हैं, इनसे सिंचाई का भी काम होता है, इन पर डैम भी बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, और इनसे जल विद्युत उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पन बिजली भी इससे उत्पन्न की जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर दुनिया में ऐसा सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था जिसको देख करके भारत में भी ये कार्य शुरू हुआ। तो दुनिया की सबसे पहली परियोजना, दुनिया में सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना थी वो टेनेसी परियोजना थी। टेनेसी जो 1933 में बनाई गई थी, अमेरिका की थी ये टेनेसी परियोजना 1933 में। इसके बाद फिर भारत में 1948 में, आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में डीवीसी प्रोजेक्ट भारत में आया, दामोदर वैली कारपोरेशन। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। और इसे उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समय में शुरू हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका सही जवाब। और स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी होती है? तो साथियों, आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन, जो कि जो है पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बंगाल का सूख भी हम दामोदर को ही बुलाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हम समझेंगे कि आखिर ये जो डैम है, बांध कितने प्रकार के होते हैं। देखो, बांध का निर्माण क्यों किया जाएगा, सीधी सी बात है। अब आपको पता है कि ये कोई नहर है, इसमें पानी बह रहा है, आप देख पा रहे हैं, और इस पानी को रोकने के लिए तो हम क्या बनाएंगे? डैम बनाएंगे। अब गांव में भी नहर होती है, नहर से पानी आपको खेतों में ले जाना है, तो पानी को पहले रोकना पड़ता है, तभी आपके खेत के लेवल से ऊपर पानी चढ़ता है और तब वो खेतों में जाता पानी। तो कुल मिला के बांध का बनाने का उद्देश्य मुख्य है पानी के भंडारण के लिए, इसको हम निर्मित करते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा भी है कि पानी के भंडारण हेतु बांध का निर्माण किया जाता है। अब बांध का निर्माण क्या है, इसका यूज क्या है? देखो, जलाशय की आवश्यकता, ठीक है, नीड ऑफ रिजर्वियर, और इसके बाद फिर जो है जल विद्युत उत्पादन, पानी, उससे बिजली बनाई जाएगी, और इससे फिर नहर भी निकाली जा सकती है। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर जो है पर्टिकुलर नहर नहीं है, तो फिर बांध बना के हम यहीं से छोटी छोटी नहर निकाल के जो है उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट है, राजस्थान के सूखे जिलों को पानी प्रोवाइड कराता है, जो कि कागज राजस्थान के सूखे जिलों में पानी भेजा जाता है। तो इससे नहर भी निकाल के हम पानी की सिंचाई किसानों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब बांध के प्रकार में आए तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है गुरुत्वीय बांध। देखो, गुरुत्वीय बांध जो ग्रेविटी डैम होता है,
ये कैसे हम जानेंगे, तो ये कंक्रीट से बना होता है। कैसे? कंक्रीट से। मजबूत और स्थिर होता है। हाँ, थोड़ा-सा ये महँगा ज़रूर होता है। इसको बनाने में, निर्मित करने में कॉस्ट काफ़ी आती है, महँगा होता है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे भारत में कोयना, भाखड़ा नागल और हीराकुंड, ये डैम, ये बाँध ऐसे हैं जो कि गुरुत्वीय बाँध के उदाहरण माने जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर में आ जाएँ तो एक होता है आर्क डैम, जिसको हम बोलते हैं चापाकार बाँध। अब चापाकार बाँध जो होता है ना, ये स्टील और पत्थर का बना होता है, और स्टील और पत्थर के बने होने के साथ-साथ आखिर भारत में इस बाँध का एग्ज़ाम्पल क्या है, तो ये तो नहीं है, खैर इसको काट दिया गया पहले से। अब यहाँ पर इसका एग्ज़ाम्पल है इडुक्की बाँध। अब इडुक्की बाँध कहाँ पड़ता है, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे विद्यार्थी कि ये केरल में पड़ता है। तो बच्चों एकदम आसान सी बात है, इडुक्की बाँध कई बार एग्ज़ाम में आया है कि इडुक्की बाँध किस राज्य में है, केरल में है। ठीक है? अब यहाँ पर स्टील और पत्थर का बना होता है चापाकार बाँध। तो आपने गुरुत्वीय बाँध, चापाकार बाँध देख लिया। आगे हम बढ़ते हैं, तो अगले प्रश्न में जब हम बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि रॉक फ़िल्टर क्या होता है। देखो, रॉक फ़िल्टर जो होता है, ये मिट्टी और चट्टान का बना होता है, और रॉक फ़िल्टर का उदाहरण अपने भारत में है तो वो है टिहरी बाँध। टिहरी बाँध कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भिलांगना नदी पर है ये, ठीक है? उत्तराखंड में पड़ता है, और ये रॉक फ़िल्टर है एक प्रकार। तो ये हम लोगों ने बाँध क्यों बनाया जाता है, ये भी समझने का प्रयास किया, और बाँध के क्या-क्या प्रकार होते हैं, ये भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब बात आती है कि आखिर जो है बाँध बना तो दिए। देखो, कोई भी खोज या कोई भी जो है चीज़ जब बनाई जाएगी तो ऐसा नहीं उसके सिर्फ फ़ायदे ही होंगे, उसका नुकसान भी हो सकता है, उससे कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं। वो कमियाँ क्या हैं, ज़रा देखिए। तो सबसे पहले बाँधों से होने वाली कमियाँ। अब आपको हम इतना डिस्क्रिप्टिव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि देखो, जब हम अभी तो वन डे एग्ज़ाम होते हैं या कुछ आप बड़े एग्ज़ाम में भी बैठते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर होंगे आरओ या आरओ वाले, तो वहाँ पर आपके सामने डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आता है। तो उन प्रश्नों के जवाब जो है, जब तक आप पूरी तरह से इसी तरह नहीं पढ़ेंगे तो उनके जवाब देना आपके लिए कठिन हो जाता है। तो बाँधों की कमियाँ क्या हैं? देखो, बाँधों की कमियाँ ये हैं कि पहली बात तो जब हम डैम बना देंगे, बाँध बना देंगे तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा जो पानी होगा तो उससे क्या है कि नदी में प्रदूषण बढ़ जाएगा। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी, सीधी-सी बात है। और दूसरी बात, वनस्पति एवं वनों का कटाव हो जाता है, ठीक है? वनस्पति एवं वन जो है काट दिए जाते हैं। और दूसरी, इसके बाद बाढ़ की संभावना रहती है। भाई, बाढ़ भी आ सकती है, और जो बाँध वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ पर भूकंप की भी संभावना ज़्यादा मात्रा में रहती है। ऐसा माना जाता है कि बाँध के 50 किलोमीटर क्षेत्र तक भूकंप की संभावना अधिक होती है। बाँध के जो आस-पास 50 किलोमीटर का एरिया होता है, वहाँ पर जो है भूकंप ज़्यादा मात्रा में आते हैं। अब बैराज क्या होता है, बैराज की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बैराज जो होता है कि अब जैसे यहाँ पर यूपी में भी आप देखते हैं, तो अगर आप सभी उन्नाव से हैं, कानपुर से हैं, तो गंगा बैराज का नाम सुना ही होगा। तो बैराज क्या होता है, किसी भी नदी के जल की दिशा को बदलने के लिए, अब कोई भी नदी सीधी जा रही है और इस सीधी जाती हुई नदी की डायरेक्शन हमें चेंज करनी है, इसकी दिशा बदलनी है, पानी की दिशा को बदलने के लिए पानी की दिशा हमें चेंज करनी है, तो हम फिर बैराज का निर्माण करते हैं। तो नदी के जल की दिशा बदलने के लिए बैराज का निर्माण किया जाता है, और नहर भी बनाई जा सकती है यहाँ पर बैराज पर, ठीक है? जैसे कि फरक्का बैराज आपने सुना होगा, हरिके बैराज सुना होगा, सतलज नदी निकाली जाती है वहाँ से, ठीक है? इंदिरा गांधी नहर, सतलज नदी के जरिए से इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाली जाती है। और हुगली नदी आपने सुना होगा, ये कलकत्ता हुगली नदी किनारे बसा है, तो गंगा की वितरिका है, तो वो फरक्का बैराज से निकाली गई है। तो बैराज एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से नदी के जल की दिशा को मोड़ दिया जाता है और उससे नहर निकाली जाती है, ठीक? आप ये समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो अब हम परियोजनाओं को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहली परियोजना बहुत ही शानदार परियोजना है, जिसका नाम है गंगा नदी से संबंधित परियोजनाएं, यानी कि गंगा से संबंधित जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रिहंद बांध आता है। देखो, रिहंद बांध आपको पता है 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधारशिला, और 1963 को इसका उद्घाटन हुआ। पहली बात तो ये है कहाँ, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, रिहंद नदी पर बना है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। मैंने एक एक प्रश्न इसमें डालने का प्रयास किया है कि कुछ भी बाहर न जाए, बस आप नोट करते चलें, पढ़ते चलें।
रिहंद बांध एक प्रकार का गुरुत्वीय बांध है, 91 मीटर ऊंचा है लगभग, और 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है इसमें। और रिहंद बांध के समीप ही एक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो एक प्रश्न यहाँ से आपको और भी मिल गया कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब आखिर ये जो रिहंद प्रोजेक्ट बनाया गया, रिहंद बांध जो बनाया गया, इससे किन 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 राज्यों को जो है लाभ मिल रहा है, किन किन राज्यों को फायदा पहुंचता है? तो इसमें आते हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। ये 4 स्टेट हैं जिन राज्यों को जो है इस रिहंद परियोजना से बिजली और पानी की आपूर्ति होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला आता है आपका टिहरी बांध। देखो, गंगा नदी के तहत ही ये परियोजनाएं हैं। टिहरी डैम की हम बात करें तो 2006 में इसकी शुरुआत होती है, उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी और भिलांगना नदी की संयुक्त धारा पर है, अभी मैंने बताया भी था आपको। और इसके बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये, लगभग 260.5 मीटर। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध होता है। इसकी क्षमता कितनी होती है? देखो, इसकी क्षमता जो होती है वो 1000 मेगावाट होती है, परंतु 2400 मेगावाट तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इस बांध से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान को जो है फायदा मिलता है। अब फरक्का बैराज को हम पढ़ लेते हैं। फरक्का बैराज 1972 में प्रारंभ हुआ था, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है, और गंगा नदी का पानी हुगली में डालने के लिए बनाया गया। मैंने अभी बताया भी था, बैराज का काम होता है किसी भी नदी के जल की दिशा को मोड़ना। तो गंगा का पानी जो है हुगली में डालने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कोलकाता बंदरगाह को गाद यानी सिल्ट से मुक्त करने के लिए भी बनाया गया था, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह में बहुत ज़्यादा बालू थी, उसको जो है मुक्त करने के लिए बनाया गया। और एक एडन नहर यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में है, 1938 में दामोदर से निकाली गई। ठीक है, दामोदर से निकाली गई और 65 किलोमीटर लंबी नहर होती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आज की जो क्लास है साथियों, आप यहीं तक होती है, और आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक शानदार क्लास के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।